नमस्कार दोस्तों, उम्मीद रखते हैं कि आप अच्छे से होंगे। आइए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से वृत्त से संबंधित थ्योरम रेखा गणित में हम लोग पढ़ रहे थे। आज चक्रीय चतुर्भुज पढ़ेंगे। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है तो उसके विषय में हम जानते हैं कि वृत्त पर चार बिंदु अगर हैं, वृत्त पर कोई भी चार बिंदु हैं तो उन्हें हम अगर मिला देते हैं तो उनसे बना हुआ चतुर्भुज जो है चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। और अगर कोई भी चतुर्भुज है तो चक्रीय चतुर्भुज तभी हो सकता है जब उनके सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश है। अगर सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश है तो उस चतुर्भुज के सभी शीर्ष एक ही वृत्त के परिधि पर ही हो सकते हैं, अलग अलग नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे चतुर्भुज को हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। वो चतुर्भुज जिसके प्रत्येक शीर्ष एक ही वृत्त के परिधि पर होते हैं उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। अथवा सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब वृत्त में हम यहाँ देखेंगे कि जैसे चार बिंदु यहाँ पर है तो ये चारों बिंदु वृत्त पर है, इसलिए चक्रीय चतुर्भुज होगा। यहाँ पर भी चारों बिंदु इस वृत्त पर है, इसलिए चक्रीय चतुर्भुज होगा। यहाँ हम देखेंगे कि सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। क्यों होता है उसके लिए तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर अगर सपोज दैट यहाँ सेंटर हो ये और ये ऐसे मिला दिया जाए तो हम यहाँ देखें कि ये O है, तो यहाँ पर इस चाप द्वारा देख रहे हैं ना, ABC ये चाप है, इस चाप द्वारा बना कोण ये है। तो अगर ये थीटा है तो इसका मतलब है कि इसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण दूना होता है। केंद्र पर बना कोण किसी चाप अथवा जीवा द्वारा परिधि पर बने कोण का दूना होता है, ऐसा हमने बताया था। तो चलिए आइए आज हम देखेंगे इसमें कि यहाँ पे 2 थीटा है, उसी तरह इस चाप द्वारा है, ये जो चाप है इसके द्वारा ये परिधि पर बना कोण अगर फाई है तो इधर कोण कितना हो जाएगा 2 फाई हो जाएगा। अब हमें तो पता है कि ये टोटल कोण जो होता है 360 अंश होता है, तो हम लिखेंगे कि 2 थीटा प्लस 2 फाई बराबर 360। तो थीटा प्लस फाई, तो ये 2 कॉमन ले लें, 360। तो थीटा प्लस फाई बराबर कितना हो जाएगा 180, 180 अंश। यही हमने कहा कि यानी इसका मतलब ये है कि कोण B और प्लस कोण D बराबर 180 अंश। ऐसे ही हम ये प्रूव कर सकते हैं कि अब इस जीवा द्वारा ऐसे BAB द्वारा इस चाप द्वारा ये कोण होगा, तो ये कोण जो अगर इस पर हम मिला देंगे तो इधर का कोण दूना होगा। उसी तरह इस चाप द्वारा ये कोण बनेगा, उसका दूना होगा, तो भी जोड़ेंगे तो 180 होगा। इसी प्रकार हम ये लिख सकते हैं इसी प्रकार कि कोण A प्लस कोण C बराबर कितना होगा 180 अंश होगा। याद रखिएगा। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि अगर ये केंद्र O है तो ये ABC द्वारा अगर यहाँ से अगर यहाँ पर ये कोण बने, ठीक है, तो देखेंगे कि इस जीवा द्वारा ABC द्वारा हम देख रहे हैं कि कोण यहाँ पर बन रहा है कितना थीटा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा 2 थीटा। अब इधर से देखें कि ABC, इधर से देखिए यहाँ तक, तो इसके द्वारा बना कोण ये है फाई, तो ये कोण कितना हो जाएगा 2 फाई। तो अब इन दोनों को जोड़ दें 2 थीटा और 2 फाई जोड़ दें तो यहाँ भी 2 थीटा प्लस 2 फाई बराबर 360। तो थीटा प्लस फाई बराबर 180। थीटा ये है और फाई ये है, इसका मतलब B का सम्मुख कोण D होगा, तो कोण B प्लस कोण D बराबर 180। इसी प्रकार हम ये भी लिख सकते हैं कि कोण A प्लस कोण C बराबर 180। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश क्यों और कैसे होता है। तो चलिए अब हम देखेंगे कि जैसे चक्रीय चतुर्भुज ये है, अगर इसमें हम जो है, अब तो ये पता ही चल गया कि B का कोण ये अगर हम बढ़ा दें तो ये बहिष्कोण कहलाएगा। ये है बहिष्कोण। तो देखिए अब यहाँ पे हमें पता है
कि ये बहिष कोण है और ये अगर अल्फा हो और ये थीटा हो, तो हमें तो पता है पहले से कि थीटा प्लस अल्फा बराबर 180 अंश, ये पहले से पता है। लेकिन आपको ये भी पता है अगर ये थीटा डैश हो चाहे बीटा हो, जो भी बीटा लिख दीजिए, कि थीटा प्लस बीटा बराबर 180, क्योंकि एक ही रेखा पर ये पूरा कोण है तो 180 अंश होगा। अब इन दोनों समीकरण में देखा जाए कि राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगा, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड से आप देखेंगे कि थीटा प्लस अल्फा बराबर थीटा प्लस बीटा, थीटा थीटा कैंसिल तो अल्फा बराबर बीटा हो गया। इसका मतलब ये है कि यह कोण इसके बराबर हुआ। तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के किसी भुजा को बढ़ा दे तो बाह्य कोण उस चतुर्भुज का उस संगत कोण को छोड़ दे तो सम्मुख कोण के बराबर होता है। अर्थात इस b को अगर बढ़ा दिया गया, इधर बढ़ा दिया गया, तो इस संगत कोण को छोड़ दे तो इसके सम्मुख कोण के बराबर, इसके बराबर होगा। अर्थात ये 70 अंश है तो ये भी कितना होगा 70। अगर आप इसको बढ़ा देंगे और ये 50 अंश है तो इस कोण को छोड़ देते इसका सम्मुख कोण ये कितना होगा, ये भी 50 अंश होगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि बहिष कोण जो है संगत कोण को छोड़ दे तो सम्मुख कोण के बराबर होता है। चलिए आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित। जैसे अगर ये अर्धवृत्त है, ये O है, ये B है, ऐसे यहाँ C है, यहाँ D, इसको मिला दिया जाए, ठीक है, इसको मिला दिया जाए। तो ये कोण अगर दे दिया जाए कि 40 अंश है तो कोण D यानी कोण D का मान ज्ञात कीजिए। पूछेगा कोण D का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हमें पता है कि त्रिभुज ACB में ये तो अर्धवृत्त है तो ये कितना होगा 90 अंश, यानी कोण C बराबर 90 अंश हमें पता है, ठीक है। तो कोण ये अगर निकालना होगा तो 40 हो गया, 90 हो गया तो 130 अंश हो गया। तो ये कोण B अगर निकालें यानी कोण ABC अगर निकालना हो तो 90 या 180 में से 90 और 40 जोड़कर हम निकाल दें तो कितना आ जाएगा 130, तो कितना आएगा 50 आ गया। अब ये 50 अंश आ गया तो हमें चूंकि पता है कि कोण B प्लस कोण D बराबर होता है 180, तो कोण D अगर निकालना है तो 180 माइनस कोण B, और कोण B का मान है 50, तो 50 घटा देंगे तो 130, अर्थात ये कितना आएगा 130। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अक्सर पूछा जाता है, कई एग्जामों में आया हुआ है। उम्मीद रखते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ऐसे प्रश्न आते हो तो कैसे आप सॉल्व करेंगे। चलिए आइए और देखते हैं। जैसे यदि सपोज दैट ये प्रश्न होता है कि ये दो सर्किल है इसे, ठीक है, ये A और B पर कट कर रहे हैं और यहाँ से सीधी लाइन खींची जाती है, ठीक है, ये PQ, और यहाँ से सीधी लाइन खींची जाती है ये R व S, और इसको मिला दिया जाता है और ये कोण कहा जाता है कि 70 अंश है। तो पूछा जाएगा कि ये कोण बताइए कितना होगा, यानी कोण थीटा की वैल्यू, यानी थीटा की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि A को B से मिला देंगे। जब A को B से मिला देंगे तो ये आपको पता है कि 70 अंश है तो ये भी कितना हो जाएगा 70 अंश, क्योंकि बहिष कोण है। क्लियर है। इस चतुर्भुज को ले ले, इस वृत्त को, तो ये चक्रीय चतुर्भुज PRBA होगा जिसमें ये बहिष कोण है, तो ये बहिष कोण इस कोण के बराबर होगा, 70 हो गया। अब ये पता है कि ये और ये मिलकर 180 अंश होंगे। जब ये 180 अंश है तो ये 70 अंश है तो ये कितना होगा, थीटा बराबर 110 अंश, यानी थीटा प्लस 70 बराबर 180। तो थीटा बराबर हो जाएगा 180 माइनस 70, यानी कितना हो जाएगा 110। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार का ये आया हुआ है, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप सॉल्व कर लेंगे
और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न हम बताएंगे इस थ्योरम से संबंधित, जिस पर चर्चा नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करना ना भूलें, जरूर शेयर करें। रेखागणित के सभी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी और सारे के सारे थ्योरम हम आपको बताएंगे, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कैसे रचना करते हैं रेखा गणित में, वो भी हम बताएंगे किस स्तर से किया जाता है, क्या क्या कैसे लंब डालते हैं, कैसे हम वृत्तखंड बनाते हैं किसी दिए गए कोण पर, कैसे बराबर भागों में बांटते हैं, सब बताएंगे आपको। लेकिन आप इसको खूब शेयर करें अगर अच्छा लगता हो तो। और प्रश्न अगर पूछना है किसी भी तरह का ज्योमेट्री संबंधित, तो आपको हमने व्हाट्सएप नंबर बताया था पिछले वीडियो में, इस वीडियो में भी हम बता देते हैं 9369415806। ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा। इस पर आप कोई भी क्वेश्चन अगर बुक का है तो फोटो खींचकर भेज दीजिए, हम आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके किसी न किसी वीडियो में हम आपको सेंड करना। जब भी हम सेंड करें वृत्त पर खींचे गए स्पर्शियों के संबंध में पढ़ेंगे कि स्पर्शी कब कब खींचते हैं और स्पर्शी क्या होता है, स्पर्शी से संबंधित कितने थ्योरम होते हैं, क्या क्या सिद्धांत हैं, अगर वृत्त के बाहर किसी बिंदु से स्पर्शी वृत्त पर खींचे जाते हैं तो उनकी लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, तमाम बातों पर चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि स्पर्शी खींचते कैसे हैं किसी वृत्त पर। तो जैसे कोई भी अगर ये वृत्त है तो इस वृत्त के केंद्र O है और का केंद्र O है, तो वृत्त के अंतर्गत अगर कोई भी बिंदु ले लें, जैसे यहाँ पर कोई बिंदु है, तो इससे इस वृत्त पर कोई भी स्पर्शी रेखा नहीं खींच सकते हैं। जैसे अगर यहाँ से हम अगर लाइन खींचेंगे, किसी भी तरह का लाइन खींचेंगे, तो यह वृत्त को कट करेगी लाइन रेखा, लेकिन इस पर स्पर्श टच नहीं करेगी। तो इसलिए वृत्त के अंतर्गत कोई भी बिंदु है तो उससे वृत्त पर एक भी स्पर्शी रेखा नहीं खींच सकते हैं। पर अगर ये कहा जाता है कि वृत्त पर अगर कोई बिंदु, जैसे यहाँ पर एक बिंदु है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि एक स्पर्शी खींच सकते हैं, ये टच करता हुआ जाएगा। तो अगर वृत्त पर कोई बिंदु है तो उससे हम वृत्त पर केवल एक ही स्पर्शी रेखा टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं। लेकिन अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ कहीं भी हो, इससे अगर हम इस पर खींचेंगे तो हम देखेंगे कि इससे जो है स्पर्शी ये भी खींचा जा सकता है और इससे जो है स्पर्शी ये भी खींचा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि वृत्त के बाहर कोई बिंदु P है तो इससे अधिकतम 2 ही स्पर्शी किसी वृत्त पर खींच सकते हैं, 2 से अधिक नहीं खींच सकते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, दे देता है बिंदु और उनका डिस्टेंस दे देगा, तो अब ये नहीं कहेगा कि वृत्त के बाहर किसी कोई बिंदु है तो उससे कितनी स्पर्शियां खींचा जाएगा, ये तो कहेगा नहीं। क्या कहता है उसके लिए हम देखेंगे कि जैसे अगर यहाँ पर वृत्त के अंतर्गत ये बिंदु P होता तो जो ये केंद्र से और इसके बीच की दूरी D है, वह जो है आप देखेंगे कि अगर इस तरह मिला देते हैं तो ये वृत्त की त्रिज्या R हो जाता, तो यह R से ये D कम है, यानी जब D जो है R से कम हो, अर्थात बिंदु से जिस बिंदु से स्पर्शी खींचा जाना है उससे केंद्र के बीच की दूरी त्रिज्या से अगर कम है तो वृत्त के अंतर्गत हो जाएगा, और वृत्त के अंतर्गत होगा तो उस बिंदु से कोई भी स्पर्शी रेखा हम खींच नहीं सकते हैं वृत्त पर। दूसरा, अगर यह D जो है वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जाए तब तो ये वृत्त पर हो जाएगा, तब केवल एक स्पर्शी खींच सकते हैं, केवल एक स्पर्शी खींचा जा सकता है, एक। और जब यह D जो है त्रिज्या से अधिक यानी त्रिज्या से बड़ी हो जाए, अर्थात ये D जो है ये है और यह जो है त्रिज्या से अधिक है, इसका मतलब वृत्त के बाहर है। जब वृत्त के बाहर है अर्थात केंद्र से उस बिंदु की दूरी त्रिज्या से अधिक होगा तो बाहर हो जाएगा। उस कंडीशन में
अधिकतम या केवल दो ही स्पर्शी रेखा खींचा जा सकता है, दो स्पर्शी रेखा खींच सकते हैं। यानी अधिकतम कितना स्पर्शी किसी भी बिंदु से किसी वृत्त पर खींचा जा सकता है, तो दो। क्लियर है? वो भी कब? जब वृत्त के बाहर होगा तब। और वृत्त के अंतर्गत अगर है तो कोई नहीं, वृत्त पर होगा तो एक। अब चलिए देखते हैं कैसे स्पर्शी खींचा जाता है। तो स्पर्शी खींचने का तरीका क्या होता है, तो उसे जरा आप समझ लीजिए। जैसे अगर कोई भी बिंदु है एनीवे जो इस वृत्त के बाहर है, जैसे ये केंद्र है O और यहाँ पर बिंदु P है, तो इससे सबसे पहले हम केंद्र को मिला देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि इस OP को डायमीटर व्यास मानकर एक वृत्त खींचते हैं। तो जब इसको व्यास मानेंगे तो इसका मध्य बिंदु जो है केंद्रक हो जाएगा उस वृत्त का जिसका खींचना है। तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे, और ये इसी तरह इधर से, तो ये एक वृत्त बनेगा। अब यह वृत्त जो है जहां जहां कट कर रहा है वहां पर मार्क लगा दें, बिंदु लगा दें और स्केल रखें इस बिंदु पर और इस बिंदु पर और ऐसे मिला दें, तो यही स्पर्शी होता है। तो इस तरह किसी भी वृत्त पर अगर हमें किसी बिंदु से स्पर्शी खींचना होता है तो याद रखिएगा कि कैसे स्पर्शी हम खींचते हैं कि केंद्र से उसे मिला देंगे और उसको डायमीटर मानकर व्यास मानकर और एक वृत्त खींचते हैं जो दिए हुए वृत्त को दो बिंदु पर कट करती होगी, वह उस बिंदु को और बाहर जो बिंदु जिससे खींचना है उस पर स्केल रखकर मिला देते हैं, वही स्पर्शी होता है। और ये दोनों स्पर्शियां आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। चलिए अब तो ये समझ में आ गया होगा कैसे स्पर्शी खींचते होंगे। अब ध्यान से हम समझेंगे ये कि जो ये स्पर्शी खींचा गया है ये तो त्रिज्या होता है r। तो एक बात ये याद रखिएगा कि स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा, केंद्र को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, 90 डिग्री का होगा। यहाँ से भी अगर हम केंद्र को मिला देंगे तो ये कितना होगा? 90 डिग्री होगा। याद रखिएगा कि स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब ये हमें पता हो गया कि ये तो D है और ये R है, तो ये समकोण त्रिभुज है, राइट ट्रायंगल है, जिसमें समकोण ये है 90, 90 के सामने हो जाएगा कर्ण, अर्थात D कर्ण हो जाएगा। तो ये आधार होगा और ये टेंजेंट है जिसकी लंबाई T मान ले, तो ये भी T ही होगा, ये भी तो T ही होगा। तो इस T की लंबाई अगर ज्ञात करना हो तो T बराबर हम लिखेंगे √D² माइनस R²। ये याद रखिएगा किसी भी वृत्त पर अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु है और उससे स्पर्शी खींचा जा रहा है और स्पर्शी की लंबाई पूछा जाए तो स्पर्शी की लंबाई आप इसी फार्मूले में रखकर ज्ञात कर सकते हैं कि T बराबर √D² माइनस R²। जैसे सपोज दैट अगर एग्जांपल के तौर पे हम देखें कि यदि कहा जाए कि किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्शी रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। खींची गई स्पर्शी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है कि हमें जो है दिया गया है कि यह जो है सर्किल है जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और इसके केंद्र से ये 13 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु है, यहाँ से ये स्पर्शी खींचा गया है तो इसकी लंबाई ज्ञात करना है, ये 5 है। तो T बराबर ये फार्मूला रख दें √D² माइनस R²। D की जगह पर लिख देंगे 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कितना? 12। तो अर्थात स्पर्शी की लंबाई हमें पता चल गया कितना है? 12 सेंटीमीटर। उम्मीद है कि आप भी लगा सकते हैं, लगा लेंगे। क्यों?
चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। यदि कहा जाए किसी 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्शी की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो तो केंद्र से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं केंद्र से उसकी दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये कहा गया है कि d ज्ञात करना है, d फाइंड करना है, ये p है, इससे इस पर स्पर्शी खींचा गया है, ये मान लेते हैं ये a है, तो इसकी लंबाई t दिया गया है, कितना है 5 सेंटीमीटर है, और इसकी त्रिज्या दिया गया है, कितना है 12 सेंटीमीटर है। तो d ज्ञात करना है, तो d बराबर लिखेंगे अंडर रूट t का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, क्योंकि ये कर्ण है तो ये लिख देंगे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कितना 13169। तो इस तरह आप कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि सॉल्व हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं कि यहाँ पर यदि तीसरा नंबर कोई ये वृत्त हो और इसके बाहर कोई बिंदु P हो, तो इससे यदि इस पर खींची गई स्पर्शी यूं, ये स्पर्शियां हैं, को मिलाने वाली जीवा ये है AB, और ये है R, ये भी है R, तो ये T होगा यदि D हो तो। चलिए देखते हैं, पूछा जाता है कि जीवा की लंबाई आर्टिकल्स। चलिए देखते हैं, जीवा की लंबाई AB ज्ञात करना है। दो तरह के प्रश्न पूछ जाते हैं इससे संबंधित, हम बताएंगे, अभी एक और बताएंगे। तो चलिए देखते हैं, ये है AO, ये अगर केंद्र O है तो हम देखेंगे समकोण त्रिभुज OAP देख रहे हैं, और AMP में अगर ये x होगा तो ये भी क्या होगा x। तो हम देखें त्रिभुज OAP और समरूप त्रिभुज P तो कॉमन है, A के बराबर M है, और यहाँ पे लिख दें A, तो ये हो जाएगा OA अपान AM बराबर AP अपान MP बराबर OP अपान AP। याद होगा आपको कि हमने बताया था कि पहला दो अक्षर तो पहला दो अक्षर, अंतिम दो अक्षर अंतिम दो अक्षर, पहला और अंतिम, पहला और अंतिम। क्लियर है? चलिए देखते हैं सबका मान, जो मान आपको पता है वही रखा जाएगा। OA देखिए R पता है, AM X पता है, तो R बटा X लिख देते हैं। क्यों? AP आपको पता है क्या T, और MP नहीं पता है, हटा दीजिए। OP देखिए O से P D, और AP T, तो यहाँ पर लिख दें इसको OP की जगह पर D और AP की जगह पर T। तो यहाँ से X बराबर हम निकाल सकते हैं R इंटू T अपान D, और T जहाँ हम लिख सकते हैं, जहाँ T बराबर अंडर रूट D स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो यहाँ से x निकल जाएगा, जब x निकल जाएगा तो आप जो है AB बराबर लिखेंगे 2x। तो इस तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछता है, इससे प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर इसे आता ही है कि जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसे
एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हम समझे, यदि सपोज दैट कहा जाए कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से खींचे गए स्पर्शियों के स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए, तो इसका मतलब ये है कि कहा जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो r बराबर दे दिया 5 सेंटीमीटर, और वृत्त के केंद्र से d बराबर दे दिया गया 13 सेंटीमीटर। तो d आप निकाल लेंगे, क्वालिटी निकालेंगे, √d² माइनस r², तो ये रख देंगे 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। चलिए, t हो गया 12, अब इसमें रख देते हैं तो x बराबर हो जाएगा क्या, r इंटू टी, यानी 5 गुणे 12 बटा d का मान कितना है 13, तो x निकल गया, इसलिए a भी आप निकाल लेंगे 2 गुणे 5 गुणे 12 बटा 13, 12 बचे 60 गुना के 120 बटा 13। तो इसका मतलब ये है कि 13 9 117 और 3 बचेगा 3 बटा 13, इतना सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह आप आसानी से इससे संबंधित न्यूमेरिकल को लगा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग आता ही है। क्लियर है? तो ये आप याद रखेंगे तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि याद रहेगा आपको। चलिए आइए आगे देखते हैं एक और इसी से संबंधित। तो यहाँ से थोड़ा सा हट के होता है, इसमें तो आपने देखा कि x बराबर क्या है, कि x बराबर था, यहाँ पे आपने देखा कि r इंटू टी अपान डी, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, कहा ये जाता है कि ये नहीं बल्कि ये देगा कि इस बिंदु से इस पर स्पर्शियां खींची गई हैं, लेकिन जो ये केंद्र से इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा है वो वृत्त को जहां पे कट कर रही है, तो यहाँ M पर कट कर रही है, तो इस बिंदु पर खींची गई स्पर्शी, यहाँ भी स्पर्शी खींच देते हैं, और यह स्पर्शी इन स्पर्शियों को जहां कट कर रही है तो मान लेते हैं कि R और S, तो R और S के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे RS की दूरी? चलिए यहाँ पर भी हम देखेंगे कि त्रिभुज OAP और समरूप त्रिभुज लिखेंगे, P के बराबर P होगा P, और A पर समकोण था, यहाँ M पर समकोण है, राइट एंगल है, तो M, और यहाँ पे लिख देंगे R। अब यहाँ पर लिखेंगे OA पहला 2 अक्षर, इससे पहला 2 अक्षर RM, अंतिम 2 अक्षर AP, तो अंतिम 2 अक्षर MP, और यहाँ पे OP, और यहाँ पे लिखेंगे RP। चलिए देखते हैं यहाँ पर कि आपको ये पता है कि ये OM जो है R है, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा D माइनस R, ये तो आप लिख लेंगे D माइनस R। तो चलिए अब हमें ये RP नहीं पता है, RP नहीं पता है, लेकिन AP पता है, MP पता है, OA पता है, OP पता है। चलिए अब इसमें देखेंगे, जो मान पता होगा उसी को रखेंगे, जो मान नहीं पता है उसे हमें रखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए देखते हैं, OA का मान पता है क्या, R पता है, RM पता है, RM ये X है, यही ज्ञात करना है, फाइंड करना है, तो RM भी पता है। चलिए रख देते हैं R अपान F। चलिए AP तो पता है, लेकिन AP और MP भी पता है, तो यहाँ पर रख दें P अपान D माइनस R। चलिए यहाँ पे आपको ये पता चलेगा। अब इसमें OP पता है लेकिन RP नहीं पता है, हटा देंगे,
चलिए अब यहाँ से x निकालेंगे तो r इंटू डी माइनस आर अपान टी। अब इन दोनों में अंतर देखिए, यहाँ पे है कि r इंटू टी अपान डी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि r इंटू डी माइनस आर अपान टी, डी इंटू आर माइनस आर स्क्वायर अपान टी। तो इससे संबंध x निकल जाएगा। जब x निकल जाएगा तो आप जो है RS की वैल्यू निकालेंगे कितना, 2x। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। ये दोनों ही आर्टिकल्स बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके लिए और एग्जाम में पूछे जाते हैं और वहां पर दिमाग काम नहीं करता है। इसलिए इस चित्र को कई बार जब भी आप रेखागणित पढ़ें तो इन दोनों चित्रों से संबंधित जो भी ये दोनों आर्टिकल्स लिखवाए गए हैं, ये बताए गए हैं, उसे आप हमेशा लिखते जाइए ताकि याद रहे। जैसे इस चित्र को सामने आए कि तुरंत जो है ये फार्मूला पता हो और मान रखकर निकाल लीजिए। और अगर जहां सोचेंगे इसमें तो सोच कर तो आप लगा नहीं पाएंगे, उतना समय भी नहीं रहता है कि आप लगा पाए। चलिए देखते हैं यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्शी रेखा, खींची गई स्पर्शियों को और यहाँ पर लिख दिया जाए स्पर्शियों के कोण अर्धक रेखा, स्पर्शियों के कोण अर्धक रेखा यही होता है। कोण अर्धक रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु पर खींची गई स्पर्शी रेखा द्वारा स्पर्शियों के या स्पर्शी का, खींची गई स्पर्शी का लिखा जाए का स्पर्शियों के बीच कटे भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब इसमें सीधे रखेंगे। यहाँ पर दिया है कि r बराबर 5 सेंटीमीटर, d बराबर 13 सेंटीमीटर, यही तो हमें चाहिए। d माइनस आर, इसका मतलब है 13 माइनस 5 बराबर 8। तो हमें x बराबर सीधे मान रख दें, x बराबर हम निकालेंगे r इंटू डी माइनस आर अपान टी। इसका मतलब है कि r का मान है कितना, तो 5 और ये हो जाएगा 13 माइनस 5 बटा टी। अब टी की वैल्यू निकाल लें, टी बराबर अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी अंडर रूट यहाँ पर 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 12 होगा। यह टी की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं 12। अब यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणे 13 में से 5 जाएगा 8 बटा 12, 4 गुना के 8, 4 3 12, 5 गुना के 10, 10 बटा 3। अब ये x की वैल्यू हो गया 10 बटा 3। इसका मतलब ये है कि हमें तो निकालना है 2x, तो 2 गुणे 10 बटा 3, तो 10 गुना के 20, 20 बटा 3, 6 3 18, 6 से 2 बटा 3 सेंटीमीटर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि x का मान निकल जाएगा तो उसी का गुना कर देंगे तो ये 2x निकल जाएगा। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर मार्क कर लीजिएगा। पूछा जाता है, कहीं हो ना सके कि आप जो इस एग्जाम में बैठने अभी हाल ही में जा रहे हैं उसमें आ जाए, इसलिए आप इसको तैयार जरूर कर लीजिए। रेखागणित में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर से समरूप त्रिभुज, त्रिभुज की समरूपता जो पीछे वीडियो में आप देखे होंगे जिसे हमने बताया है, उसको हमेशा देखिए क्योंकि समरूपता से जरूर आता है प्रश्न। एक होता है पाइथागोरस प्रमेय, दूसरा समरूपता, तीसरा जो होता है त्रिभुज में
वो प्रक्षेप की लंबाई अधिक कोण और न्यून कोण त्रिभुज। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये दो चीजें बताएं, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि वृत्त तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वृत्त से कुछ भी पूछा जाता है, तो आप इसे तैयार जरूर करें। जितनी बार आप पढ़ सकते हैं उतनी ज्यादा बार पढ़ें ताकि आपको रट जाए, याद हो जाए। वैसे हमारा वीडियो जो है जब भी आप भूलें तुरंत देख लें, क्योंकि ये अगर देख लेते हैं तो हो सकता है कि रिवाइंड हो जाए, आप तुरंत जो है देख सकें। तो जितने भी इंपॉर्टेंट है उसे आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए और रिवर्स करके भी लिख लीजिए वीडियो को, ताकि आपको भूले ना, याद रहे। तो इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में वृत्त से संबंधित आगे के जो थ्योरम है उसे हम अपलोड करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना ना भूलें और लाइक जरूर करें। आप लाइक करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और हम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो आप जरूर लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। बेल आइकन का जो मार्क है, चिन्ह है, उसे जरूर दबाएं ताकि कोई भी हम वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत सूचना मिल जाए कि नहीं वीडियो आ गया है, कोई ना कोई नया टॉपिक का वीडियो आ गया है। और हम इधर बहुत तेजी से वीडियो अपलोड कर रहे हैं ताकि बहुत कम समय में इधर लोको पायलट का भी एग्जाम होने वाला है और रेलवे से संबंधित जितने भी हैं वो तो कुछ अगस्त में चले गए हैं, परीक्षा सुनने में आ रहा है। तो आप जो है तैयारी करते रहिए, कब एग्जाम हो जाएगा कोई भरोसा नहीं है। आपकी कंप्लीट तैयारी रहेगी। एक बार अगर आप तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद आपके जितने भी एग्जाम होंगे केवल एक बार रिवीजन करना होगा, जल्दी जल्दी पढ़ना होगा। लेकिन आप पूरी तरह से तैयार न करके बल्कि जैसे ही एग्जाम आता है उस एग्जाम की ओर मुड़ जाते हैं और तैयारी छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं और सोचते हैं थोड़ा सा पढ़ लेंगे निकल जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको पहले लगकर एक बार सारे सब्जेक्ट तैयार करने पड़ेंगे और जितना समय आप दे सकते हैं एक एक सब्जेक्ट पर दीजिए ताकि सारे के सारे सब्जेक्ट तैयार हो जाएं। जब सारे सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे तभी आप एक अच्छे कंपटीटर बन पाएंगे और जब अच्छे कंपटीटर बन पाएंगे तब उसके बाद जितने भी एग्जाम देंगे सब निकलता जाएगा। अन्यथा पहले अगर एक ही एग्जाम के चक्कर में पड़ गए और हर परीक्षा में आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट न कर पाए, अपना क्लास छोड़ दें, जो भी जहां भी पढ़ रहे हो, आप अगर तैयार नहीं कर पाते हैं सब्जेक्ट को और उसके उस परीक्षा की तरफ मुड़ जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि अधूरा जानकारी होता है, आधी पढ़ाई होती है, कंप्लीट पढ़ाई हो नहीं पाता है। फिर आप ज्वाइन करते हो, फिर वही काम करते हो, यानी आप हमेशा वहीं पर रह जाते हो, पूरा पढ़ नहीं पाते हो, इसलिए आपकी जानकारी अधूरी रह जाती है, जिसकी वजह से हर एग्जाम में आप मार खा जाएंगे। इसलिए अगर आप अच्छा कंपटीटर बनना चाहते हो तो पहले एक बार लगकर सारे के सारे सब्जेक्ट आप तैयार कर लें, जितना भी आप तैयार कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे अगला टॉपिक लेकर आएंगे वृत्त से संबंधित, उसे देखना ना भूलें।